हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में गरीब सास बहू की भूख। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसा एक छोटा सा गांव धवलपुर, जहां हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। जब दिसंबर आता तो पूरा गांव बर्फ से ढक जाता और पहाड़ी हवाएं किसी तेज चाकू की तरह त्वचा को चीर देती। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में गंगा देवी सास और पार्वती बहू रहती थी। उनका जीवन गरीबी और अभावों से भरा था। पति और बेटा वर्षों पहले दुनिया छोड़ चुके थे और अब वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। लेकिन इस बार की ठंड उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आई थी, भूख की परीक्षा। क्या एक बूढ़ी सास और उसकी संघर्षशील बहू भूख और ठंड से हार जाएंगी या अपनी हिम्मत से नया रास्ता खोजेंगी? यही इस कहानी की यात्रा है। नवंबर की सर्दी शुरू हो चुकी थी। बर्फबारी से झोपड़ी की छत टपक रही थी। घर में खाने के नाम पर सिर्फ एक कटोरी आटा बचा था। गंगा देवी ने थरथराते हाथों से अपनी बहू से कहा, बेटा, देख तो, कुछ खाने को बचा है क्या? पार्वती ने खाली बर्तनों को देखा और धीरे से कहा, माँ, बस एक मुट्ठी आटा है। इससे रोटी तो नहीं बनेगी, पर मैं पतली राबड़ी बना सकती हूँ। दोनों ने मिलकर चूल्हे पर पानी गर्म किया, उसमें थोड़ा सा आटा मिलाया और नमक डालकर पी लिया। लेकिन यह खाना नहीं, बल्कि सिर्फ जीने की उम्मीद थी। अगले दिन पार्वती गांव में मदद मांगने गई। पहले वह सरपंच के घर गई और हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, माँ बहुत बीमार हैं, हमें थोड़ा सा अनाज दे दो। सरपंच की पत्नी ने कहा, हमारे पास खुद मुश्किल से है, तुम्हें कैसे दें? फिर वह पड़ोस की एक अमीर महिला के पास गई, लेकिन उसे भी वही जवाब मिला। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे और कोई भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। पार्वती मायूस होकर घर लौटी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें खुद रास्ता निकालना होगा। गंगा देवी और पार्वती ने तय किया कि वे जंगल से कुछ खाने लाएंगी। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर चलते हुए वे पास के जंगल में पहुंची। वहां उन्हें जंगली आलू और कुछ सूखी लकड़ियां मिली। वे लकड़ियां लेकर गांव लौटीं और उन्हें बाजार में बेचने की कोशिश करने लगी। लकड़ियां लो, सस्ते में, पार्वती ने आवाज लगाई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, मुझे लकड़ियां दे दो, ठंड में जलाने के लिए चाहिए। पहली बार उनके पास कुछ पैसे आए। उन पैसों से उन्होंने थोड़ा सा आटा और कुछ चावल खरीदा। गंगा देवी ने कहा, बेटा, यह मेहनत का खाना है। जब खुद की मेहनत से कमाया हुआ अनाज घर आए तो उसकी खुशबू भी अलग होती है। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। लेकिन ठंड बढ़ रही थी और अब उन्हें कुछ बड़ा करना था। अब पार्वती ने गांव की दूसरी गरीब महिलाओं को भी लकड़ियां बेचने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उन्होंने गांव के कुछ बच्चों को टोकरी बनाना सिखाया, जिसे वे शहर में बेच सकते थे। अब उनके पास एक नियमित आय होने लगी। अब गांव के वही लोग जो उनकी मदद नहीं कर रहे थे, उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। सरपंच ने खुद आकर कहा, पार्वती, तुमने तो गांव की औरतों को नया रास्ता दिखाया है। अगर तुम्हें कोई और मदद चाहिए तो बताओ। पार्वती ने विनम्रता से कहा, बस अगर हम सभी जरूरतमंदों की मदद करें तो कोई भी इस गांव में भूखा नहीं सोएगा।
अब उन्होंने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वे लकड़ियां, टोकरियां और घर की बनी जड़ी बूटियां बेचने लगी। अब गांव में उन्हें सम्मान से देखा जाने लगा। एक दिन गंगा देवी ने पार्वती को प्यार से पुकारा, बेटा, खाना खा ले। पार्वती मुस्कुराई, माँ, अब मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। गंगा देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब शीतग्राम में कोई गरीब सास बहू भूखी नहीं सोती थी। गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही थी। गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, अब भूख और ठंड हम पर हावी नहीं हो सकते। हमने जीत लिया है। नवंबर की सर्दी शुरू हो चुकी थी। बर्फबारी से झोपड़ी की छत टपक रही थी। घर में खाने के नाम पर सिर्फ एक कटोरी आटा बचा था। गंगा देवी ने थरथराते हाथों से अपनी बहू से कहा, बेटा, देख तो, कुछ खाने को बचा है क्या? पार्वती ने खाली बर्तनों को देखा और धीरे से कहा, माँ, बस एक मुट्ठी आटा है। इससे रोटी तो नहीं बनेगी, पर मैं पतली राबड़ी बना सकती हूँ। दोनों ने मिलकर चूल्हे पर पानी गर्म किया। उसमें थोड़ा सा आटा मिलाया और नमक डालकर पी लिया। लेकिन यह खाना नहीं, बल्कि सिर्फ जीने की उम्मीद थी। अगले दिन पार्वती गांव में मदद मांगने गई। पहले वह सरपंच के घर गई और हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, माँ बहुत बीमार है। हमें थोड़ा सा अनाज दे दो। सरपंच की पत्नी ने कहा, हमारे पास खुद मुश्किल से है, तुम्हें कैसे दें? फिर वह पड़ोस की एक अमीर महिला के पास गई, लेकिन उसे भी वही जवाब मिला। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे और कोई भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। पार्वती मायूस होकर घर लौटी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर उन्हें बचना है, तो उन्हें खुद रास्ता निकालना होगा। गंगा देवी और पार्वती ने तय किया कि वे जंगल से कुछ खाने लाएंगी। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर चलते हुए वे पास के जंगल में पहुंची। वहां उन्हें जंगली आलू और कुछ सूखी लकड़ियां मिली। वे लकड़ियां लेकर गांव लौटीं और उन्हें बाजार में बेचने की कोशिश करने लगी। लकड़ियां लो, सस्ते में, पार्वती ने आवाज लगाई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, मुझे लकड़ियां दे दो, ठंड में जलाने के लिए चाहिए। पहली बार उनके पास कुछ पैसे आए। उन पैसों से उन्होंने थोड़ा सा आटा और कुछ चावल खरीदा। गंगा देवी ने कहा, बेटा, यह मेहनत का खाना है। जब खुद की मेहनत से कमाया हुआ अनाज घर आए, तो उसकी खुशबू भी अलग होती है। लेकिन ठंड बढ़ रही थी और अब उन्हें कुछ बड़ा करना था। अब पार्वती ने गांव की दूसरी गरीब महिलाओं को भी लकड़ियां बेचने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उन्होंने गांव के कुछ बच्चों को टोकरी बनाना सिखाया, जिसे वे शहर में बेच सकते थे। अब उनके पास एक नियमित आय होने लगी। अब गांव के वही लोग जो उनकी मदद नहीं कर रहे थे, उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। सरपंच ने खुद आकर कहा, पार्वती, तुमने तो गांव की औरतों को नया रास्ता दिखाया है। अगर तुम्हें कोई और मदद चाहिए, तो बताओ। पार्वती ने विनम्रता से कहा, बस, अगर हम सभी जरूरतमंदों की मदद करें, तो कोई भी इस गांव में भूखा नहीं सोएगा। अब उन्होंने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वे लकड़ियां, टोकरियां और घर की बनी जड़ी बूटियां बेचने लगी। अब गांव में उन्हें सम्मान से देखा जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर इंसान ठान ले, तो कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। भूख, गरीबी और ठंड से डरने के बजाय उनसे लड़ना ही असली हिम्मत होती है। कहानी नंबर 2, गरीब सास पर सर्दी का कहर। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बसा एक छोटा सा गांव, शीतपुर,
जहां हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। दिसंबर के महीने में तापमान शून्य से नीचे चला जाता और पूरा गांव बर्फ से ढक जाता। अमीर घरों में हीटर जलते, मोटे रजाई कंबल होते, लेकिन गरीबों के लिए यह ठंड किसी अभिशाप से कम नहीं होती। इसी गांव में रहती थी गंगा देवी, एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र करीब 65 साल थी। उनके बेटे की शादी को कई साल हो चुके थे और अब घर की बागडोर उनकी बहू रीना के हाथों में थी। रीना बचपन से ही स्वार्थी और कठोर स्वभाव की थी। उसे सिर्फ अपने सुख सुविधा की परवाह थी। घर में जो भी अच्छा खाना बनता वह खुद खाती और बचा खुचा गंगा देवी के लिए छोड़ देती। ठंड के दिनों में जब पूरा गांव गर्म कपड़ों और कंबलों में लिपटा रहता, तब गंगा देवी के पास एक पुराना घिसा पिटा शॉल ही था जो उन्हें ठंड से बचाने के लिए नाकाफी था। लेकिन इस साल की सर्दी ने गंगा देवी की जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था। यह कहानी सर्दी के कहर से शुरू होकर आत्मनिर्भरता और जीत की प्रेरणादायक यात्रा की गाथा है। नवंबर का महीना था। पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। गंगा देवी ठंड से कांप रही थी। उनके घुटनों में पुराना दर्द था जो सर्दी में और बढ़ जाता था। एक रात जब तेज बर्फबारी हो रही थी, गंगा देवी ने अपनी बहू से कहा, बेटा, एक गर्म कंबल दे दे, बहुत ठंड लग रही है। रीना ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, इतने सालों से जी रही हो, अब ठंड नहीं सहन कर सकती? हमारे पास कोई फालतू कंबल नहीं है। गंगा देवी ने बेपसी से अपने कांपते हाथों को रगड़ा और चूल्हे की बुझती आग के पास बैठ गई। गंगा देवी ने सोचा कि बहू को फिर से प्यार से समझाए, लेकिन जब उन्होंने दोबारा कोशिश की तो रीना ने झुंझलाकर कहा, माँ जी, आपको इतना ही ठंड लगती है तो खुद अपने लिए कंबल का इंतजाम कर लो। हमें मुफ्त में खिलाने के लिए ही पैसा चाहिए क्या? गंगा देवी को यह बात तीर की तरह चुभ गई। क्या सच में अब मैं इस घर के लिए बोझ बन चुकी हूं? उन्होंने सोचा। उनका मन टूट चुका था, लेकिन इस अपमान ने उनके भीतर कुछ नया जगा दिया था, खुद को बदलने का संकल्प। गंगा देवी को एहसास हो गया कि अब उन्हें अपने लिए खुद सोचना होगा। वे घर से बाहर निकली और गांव की चौपाल में जाकर बैठ गईं। वहां कुछ बुजुर्ग महिलाएं ऊन काट रही थी और ऊनी कपड़े बना रही थी। उन्होंने उन महिलाओं से पूछा, क्या मैं भी यह सीख सकती हूँ? एक दयालु वृद्धा सोमवती बोली, क्यों नहीं बहन, हम तुम्हें सिखाएंगे। अगर मेहनत करोगी तो कुछ पैसे भीख मांग सकोगी। गंगा देवी ने अपने कांपते हाथों से ऊन को पकड़कर देखना शुरू किया। गंगा देवी ने हर दिन गांव की महिलाओं के साथ बैठकर ऊन काटना और स्वेटर बुनना सीखा। पहले उनके हाथ कांपते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी उंगलियों में रफ्तार आ गई। एक महीने बाद उन्होंने अपनी पहली ऊनी टोपी तैयार की। जब उन्होंने उसे अपने सिर पर रखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंड के खिलाफ एक छोटी सी जीत दे दी हो। अब उन्होंने ठान लिया कि वे अपने लिए कंबल भी खुद ही बनाएंगी। कुछ दिनों बाद गांव के एक दुकानदार ने उनकी बनाई ऊनी टोपी को देखकर कहा, माँ जी, अगर तुम और बना सको तो मैं इन्हें खरीद लूंगा। गंगा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि वे अब खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। धीरे धीरे उन्होंने टोपी, मफलर, दस्ताने और स्वेटर बनाने शुरू कर दिए और उनसे कुछ पैसे कमाने लगी। जब वे पैसे लेकर घर आईं और अपने लिए एक नया कंबल खरीदा तो रीना को यह देखकर जलन होने लगी। बूढ़ी औरत ने पैसे कमाना शुरू कर दिया। रीना ने मन में सोचा,
अब रीना ने गंगा देवी को नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। रीना ने सोचा कि अगर गंगा देवी आत्मनिर्भर हो गई तो घर में उसकी पकड़ कम हो जाएगी। एक रात उसने गंगा देवी का बुना हुआ स्वेटर छुपा दिया ताकि वे बाजार में बेच न सकें। सुबह जब गंगा देवी ने देखा कि उनका स्वेटर गायब है तो उन्हें समझ आ गया कि यह रीना की ही चाल है। लेकिन इस बार वे चुप नहीं रहीं। उन्होंने रीना से सीधे कहा, बेटी, अब मुझे किसी के टुकड़ों पर जीने की जरूरत नहीं। अगर तुमने एक स्वेटर छीना तो मैं दो और बुन लूंगी। रीना अवाक रह गई। अब गंगा देवी ने गांव की दूसरी गरीब महिलाओं को भी ऊनी कपड़े बनाना सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका एक समूह बन गया और वे अपने बनाए स्वेटर शहरों में बेचने लगी। अब वे आत्मनिर्भर थी और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। एक दिन जब गांव के सरपंच ने उनकी मेहनत की तारीफ की और उन्हें महिला शक्ति सम्मान से नवाजा तो पूरे गांव में उनकी कहानी प्रेरणा बन गई। अब गंगा देवी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। रीना, जो कभी उन्हें बोझ समझती थी, अब खुद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। एक दिन जब कड़ाके की ठंड थी तो रीना ने गंगा देवी से कहा, माँ जी, मुझे भी एक गर्म स्वेटर चाहिए। गंगा देवी मुस्कुराईं और बिना कुछ कहे एक नया स्वेटर रीना को थमा दिया। रीना की आंखों में आंसू थे। माँ जी, आपने मुझसे इतनी नफरत के बावजूद मेरी मदद की। गंगा देवी ने कहा, बेटा, ठंड की मार और अपनों के अत्याचार में फर्क होता है। मैंने जो झेला वह तुम्हें महसूस न हो, इसलिए यह स्वेटर तुम्हारे लिए है। उस दिन रीना को एहसास हुआ कि सच्ची ताकत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और दयालुता होती है। गंगा देवी ने दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो किसी भी सर्दी को हरा सकता है, चाहे वह मौसम की हो या अपनों की बेरुखी की। अब जब भी गांव में कोई बुजुर्ग गरीब और असहाय महसूस करता, वह गंगा देवी के पास आता और उनसे सीखता कि संघर्ष से सफलता तक का रास्ता कैसे तय किया जाता है। और इस तरह सर्दी की मार से शुरू हुई यह यात्रा आत्मनिर्भरता की गर्मी में बदल गई। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।